वेलकम बच्चों, लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सौरभ सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है फील्ड एंड चार्जेस का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को। जिसमें बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्री पिथ बॉल है बेटा, जिसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the another pith ball Q fixed 7 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary? बेटा क्वेश्चन एक बार सब लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसके सलूशन पे आता हूं। तो बेटे इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी एज वेल एज आपको एकेडमिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिखा देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, जिसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बेटे ध्यान रखिएगा, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी होती है एग्जाम में जो बिल्कुल फिक्स होती हैं, वो आपको हमेशा दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे दिया है अपर बॉल इज स्टेशनरी, अपर बॉल इज स्टेशनरी। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है स्टेशनरी, ठीक है ना। एक वर्ड आपको और दिखाई देगा, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। एक वर्ड और दिखाई देगा, कहेगा नेट फोर्स जीरो। क्या कहेगा भाई? नेट फोर्स जीरो है। एक वर्ड और दिखाई देगा, वो दिखाई देगा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बेटा। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीजें आपको जब भी दी होंगी तो इस सेम का मतलब होता है इनका बेटा, सबका मीनिंग हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और उन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ऑब्जेक्ट आपका बॉडी हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, चार्ज हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जब भी मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होते हैं और नेट फोर्स जीरो करने के लिए कहे तो समझ जाइएगा कि बॉडी हमेशा किस में रहेगी बेटा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि जितने भी फोर्स हैं उनका सबका जो रिजल्टेंट है या नेट है वो क्या रहेगा भाई? जीरो रहेगा। जैसे मैं एक m मास का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बेटा, क्या ले रहा हूं? एक m मास का ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, और m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो कितने फोर्स लग सकते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में एक रिएक्शन फोर्स लग सकता है, एक फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई हो सकता है, और एक्सटर्नल के अपोज में क्या अप्लाई हो सकता है बेटा? फ्रिक्शन। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह स्टैटिक है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस की वैल्यू या नेट फोर्स जो है वो जीरो है। और नेट का मतलब है ये चारों चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, देखो रुका हुआ है ना, या फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा, या फिर नेट फोर्स जीरो होगा, या रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। वर्डिंग्स पकड़ ले गए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाओगे। अब ये ऐसा हो क्यों जा रहा है? इसका एक नाम और है कि ये बैलेंस फोर्स है, या फिर क्या कह सकते हो? बैलेंस फोर्स। और ध्यान रखना, जब बैलेंस की कंडीशन आती है तो एसिलरेशन ए की वैल्यू जीरो होती है बेटा। अब यहाँ पे बैलेंस क्यों है? क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोज में सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर सेम यही कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है। हमें दिया हुआ है एक पिथ बॉल दी हुई है, एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, जिसमें चार्ज बेटा कितना है? Q1, और एक दूसरी बॉल दी हुई है जिसमें चार्ज है बेटा Q2, और हमें Q1 को हवा में लटका के रखना है, हमें उसको हवा में लटका के रखना है। इस पेन को अगर मैं हवा में लटका के रखना चाहता हूं, दैट मीन्स इस पेन के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी के अपोजिट में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं सेम अमाउंट में, तभी ये अपनी जगह पे क्या रहेगा? स्टैटिक। दैट मीन्स यहाँ पे Q1 और Q2 को अगर आप Q1 और Q2 को विद द हेल्प ऑफ Q2 Q1 को आप उसकी जगह पे स्टैटिक रखना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारे लिए आंसर होगा
कि जो हमारा चार्ज है पिथ बॉल Q2 में, क्योंकि दोनों चीजें पूछा है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड, तो नेचर Q का कैसा होना चाहिए, चार्ज Q2 का नेचर कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और Q1 का नेचर कैसा है, ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बेटे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें नेचर तो मालूम पड़ गया, क्योंकि जब तक रिपल्सन नहीं होगा ये हवा में नहीं जाएगा, एयर में ये लटका नहीं रहेगा। और जैसे ही रिपल्सन होगा तो रिपल्सन की वजह से एक दूसरे को ये लोग क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, एक दूसरे से दूर भेजेंगे, जिसकी वजह से Q1 Q2 से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेंटेन रहेगा। फर्स्ट थिंग, एक चीज हमारी क्लियर हो गई बेटा। सेकेंड थिंग कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीपल फोर्सेस भी हमें देखने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक फोर्स हमारा देखो mg आ रहा है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास लेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर जरूर अप्लाई हो रहा होगा बेटा। दैट मीन्स Q1 का जो हमारा चार्ज Q1 है उस पे नीचे के साइड में mg अप्लाई हो रहा है, और ऊपर के साइड में Q2 की वजह से, ऊपर के साइड में या अपोजिट डायरेक्शन में Q2 की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज फोर्स बिटवीन चार्जेस की बात करें, फोर्स बिटवीन चार्जेस की बात करें, तो जो होता है कूलॉम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है बेटा, R स्क्वायर। और हमें चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई, 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर मीजर करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप यहां से डिस्टेंस मीजर करें या यहां से। हमेशा चार्ज पार्टिकल दिया हो या मास पार्टिकल दिया हो, आपको हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मीजर करना है बेटा। आर की वैल्यू हमारी दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को लिखूंगा 7 × 10⁻⁻2 मीटर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई, mg। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg। और इन दोनों फोर्सेस को हमें क्या करना है बेटा, इक्विलिब्रियम में डालना है, और इक्विलिब्रियम में डालेंगे तभी आपका ये सिस्टम स्टेशनरी होगा बेटा। इसी चीज का फायदा उठाना है। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर की वही वैल्यू है जो बेटा आपके mg की वैल्यू है। और हमसे क्या कहा है भाई कि मैग्नीट्यूड क्या हो चार्ज Q2 का, दैट मीन्स Q2 की वैल्यू हमें चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू बेटा हमें दिया हुआ है, ये देखो Q1 की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻8 कूलम, 5 × 10⁻8 कूलम मल्टीप्लाई में बेटे Q2 अपॉन में R की वैल्यू दी है 7 × 10⁻2। ये हो जाएगा बेटा 49 × 10⁻4 इज इक्वल्स टू mg। मास कितना दिया हुआ है भाई, बॉल का 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻3 किलोग्राम। और g की वैल्यू मैं बेटा एज्यूम कर ले रहा हूँ 10। तो ये आपका हो गया mg का वैल्यू। हमें Q2 चाहिए, तो Q2 हो जाएगा बेटा आपका, देखिए जरा सा 49 मल्टीप्लाई में ये 10⁻2 हो गया, ये -3, 10 और 10 100, 10⁻2 -3 10⁻1, और यहाँ से 49 × 10⁻4 मल्टीप्लाई में जाएगा बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻5, और अपॉन में बेटे हमारे पास देखो वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 9 5 45 मल्टीप्लाई में ये 10⁻9 प्लस का है, ये माइनस का है बेटे, आपके पास सिंपल 10 बच जाएगा। फर्दर सॉल्व करूंगा इसको तो हमारे पास देखो 49 है ऊपर और नीचे है 45, तो 49 अपॉन में 45 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर ऊपर -5 है, नीचे से 10 एक और जाएगा 10 टू द पावर -6 कूलम। इसे फर्दर और सॉल्व कर सकते हो आप, आपके पास ये आंसर आ गया चार्ज Q2 का। और देखो नेचर में चार्ज Q2 कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हमें कैसा चार्ज लेना है भाई, पॉजिटिव चार्ज लेना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही Q1 को रिपेल करेगा और ये जो 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इसे मेंटेन करके रखेगा बेटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं बेटा, Q1, Q2 और Q3। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए बता रहा हूँ बेटा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि चार्जेस जो हम लोग मल्टीपल चार्जेस के लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता के गया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हों और वहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में एक पेयर ऑफ चार्ज लेंगे और उनके थ्रू अप्लाई होने वाले फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरा पेयर लेंगे, फिर तीसरा पेयर लेंगे। दैट मीन्स जिस सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकालनी है उसी को टारगेट करके पेयर बनाते जाएंगे, और जो रेस्पेक्टिव फोर्सेस निकलेंगे सबका हम क्या करते हैं बेटा, वेक्टर सम निकालते हैं। क्यों वेक्टर सम निकालते हैं सर? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, तो नेट रिजल्टेंट निकालना होगा हमें, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं बेटे, और 3 चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। क्लास 12 के बच्चों को ये बड़ा आसान रहता है कि आप देखेंगे चाहे सैंपल पेपर में, चाहे क्वेश्चंस में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप देखेंगे, जर्नली आपको सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आपको हमेशा सिमेट्री से रिलेटेड मिलेगा। स्क्वायर देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, सर्किल देगा, कभी भी आपको ऑड टाइप की इमेज या ऑड टाइप के फिगर नहीं देगा जिससे आप परेशान हो। बस आपको बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है बेटा, और कैलकुलेशन पे। मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC, और इसकी साइड मेरे बेटे कितना दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 1 मीटर। ये और बढ़िया है भाई, 1 मीटर दे दिया और इजी हो गया हमारे लिए। हमसे कह रहा है कि इन चार्जेस Q1, Q2 और Q3 को रेस्पेक्टिवली हमने कहाँ प्लेस किया है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एजेस पे, कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया है। और उसने हमसे कहा है कि जो Q1, Q2 और Q3 हैं उनकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो गिवन है बेटा 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। और Q2 हमारा निगेटिव चार्ज है बेटा, Q2 हमारा कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करने से पहले 2-3 फैक्टर हैं, उनको दिमाग में रखना है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हेडर पे या फुटर पे कॉपी के लिख सकते हो। जब भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करोगे तो पहला नंबर रूल, जहां जहां चार्ज प्लेस करने के लिए कहा है प्लेस कर दोगे। सेकंड नंबर रूल, चार्ज में साइन कैसा दिया हुआ है इस पे ध्यान दोगे। थर्ड नंबर रूल, किस चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है उस पे ध्यान दोगे। फोर्थ नंबर रूल, फिर बारी बारी से उस चार्ज के ऊपर रिमेनिंग चार्जेस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन बनाओगे, और फाइनली फोर्स का रिजल्टेंट निकालोगे। जितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सबके रिजल्टेंट निकालोगे। बस इतनी बात ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में रुकोगे नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कूलॉम्स लॉ, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। फार्मूला हमारे पास एक ही है बेटा, इसी का इस्तेमाल करना है। उसने हमसे किस पे फोर्स निकालने के लिए कहा है भाई, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। Q1 पे फोर्स निकालने के लिए कहा है भाई, किस पे कहा है, Q1 पे फोर्स निकालने के लिए कहा है। तो चलो भाई Q1 पे फोर्स निकालते हैं। एक बात बताइए, Q2 निगेटिव चार्ज है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा बेटा? तो बोलोगे कि सर ये तो निगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स जो फोर्स F1 की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन के लिए डायरेक्शन Q2 की तरफ। इसी तरीके से बेटे अब Q3 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन रूल। तो Q3 Q1 को ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, तो Q3 और Q1 कैसे फोर्सेस हैं, कैसे चार्जेस हैं भाई, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो Q3 Q1 को रिपेल करेगा, Q3 Q1 को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। और जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी या सेकंड क्लास
तो वहाँ पर मैंने दोनों जगह पे आपको बताया है कि जो चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई होता है बेटा, वो फोर्स का डायरेक्शन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग। बच्चों के मन में ये आता है कि फोर्स का डायरेक्शन सर इसी लाइन पे क्यों बना रहे हैं? इसी लाइन पे इसलिए बना रहे हैं बेटा क्योंकि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने दो चार्ज हैं, दोनों चार्जेस की वजह से निकलने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। वैल्यूज का डायरेक्शन हमने देख लिया है, जो फोर्स F1 F2 उनका डायरेक्शन देख लिया है। और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था भाई कि ये हमारा राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भाई? इक्विलेटरल। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बनते हैं वो 60 डिग्री के बनते हैं बेटा। सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। अब अगर जो ये एंगल 60 डिग्री है तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? 120 डिग्री। तो बेसिकली हमारा कुछ जो फिगर बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है। ध्यान दीजिए, इधर साइड में हमारा F1 और इधर साइड में हमारा F2 और एंगल कितने डिग्री का भाई? 120 डिग्री का। मैंने बोला कि भाई फोर्स का डायरेक्शन बनाओ, उसके बाद फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करो और उनका रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उन वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कहीं अप्लाई हो रहा होगा। ये फोर्स F की वैल्यू हमें चाहिए, यही हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो रेस्पेक्टिवली बेटे अगर F1 की वैल्यू निकालूंगा तो F1 लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम। ध्यान देंगे बेटे, माइक्रो कूलम में दिया हुआ है तो उसे कूलम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये हो गया 1 × 10⁻⁶। उसके बाद Q2 का वैल्यू दिया है 2 माइक्रो कूलम, मल्टीप्लाई में 2 × 10⁻⁶, और अपॉन में बेटे डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच में 1 मीटर है तो 1 मीटर का स्क्वायर। ध्यान देना एक चीज और का कि यहाँ पे -2 लिखा है, लेकिन सर आपने तो सिंपल 2 लिखा है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस साइन सिर्फ हमें ये बताने के लिए लगाया गया है कि हमारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। जब भी फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं लोगे बेटे। और यहाँ से देखो, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं पहले भी बोला हूँ कि जब भी इस तरीके का बड़ा कैलकुलेशन आए तो बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, गलती यहीं से शुरू होती है। तो पहले जो ये 10 टू द पावर दिए हुए हैं बेटे, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। 9 2 जा बेटा हमारा 18 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -6 -12 हो गया, और -12 और +9 बचा आपके पास 10 टू द पावर -3। नीचे 1 का स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे F1 की वैल्यू आ गई बेटा। इसी तरीके से F2 की वैल्यू निकालूंगा तो F2 हमारे लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R स्क्वायर। F2 हमारा किसके किसके बीच में फोर्स है भाई? Q1 और Q3 के बीच में। फर्दर वैल्यूज पुट करेंगे, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू है बेटा, Q3 की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम, और अपॉन में डिस्टेंस यहाँ पे भी कितना होगा भाई? 1 का स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। फर्दर इसे सॉल्व करोगे, 9 3 जा बेटा 18 हो गया, -6 -6 -12 और +9 -3। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई F2 की। और अगर जो हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू आ गई तो हम क्या करने वाले हैं? इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे बेटा। और रिजल्टेंट फाइंड आउट करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको जिन भी फोर्सेस का रिजल्टेंट चाहिए तो फोर्सेस की वैल्यूज मालूम हो, और फोर्सेस के बीच में अप्लाई होने वाला जो एंगल है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम आसानी से उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सके बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे भाई? रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे? दोनों फोर्सेस के बीच में जो हमें एंगल दिया हुआ है, जो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल दिया हुआ है
उस एंगल का फायदा उठाएंगे। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे बेटा तो F इज इक्वल टू लिखूंगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कॉस थीटा। जब आप 11th में रहे होंगे तो बेटा वेक्टर में आपको रिजल्टेंट निकालना सिखाया गया होगा। R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारे लिए जो A की वैल्यू है वो F1 है, B की वैल्यू F2 है और थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2। तो यहाँ पे हमारे पास F1 और F2 की जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ बनी है, F1 और F2 के रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ बनी है भाई, वो F1 की वैल्यू है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 18 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी बेटा एक गलती हो गई, ध्यान देना है जरा इस पे, ये कैलकुलेशन पे जरा ध्यान देना है। 9 3 बेटा 27 होगा, सॉरी बेटा 9 3 कितना हो जाएगा, 27 होगा, 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, नाउ कम टू द कैलकुलेशन दैट इज यस। तो F1 की वैल्यू बेटा हमें कितना है, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो ये बनेगा बेटा आपका 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में बेटे 2 मल्टीप्लाई में 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और कॉस में 120। तो कॉस में बेटा जो 120 होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस में 1/2, वैल्यू हो गई माइनस में 1/2। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा बेटा। ये 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर बनता है बेटा 324 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस में 27 का स्क्वायर बनता है बेटा 729, 27 मल्टीप्लाई में 27, 7 7 जा 49 बेटा, 7 2 जा 14 प्लस में 1 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 18 और 27 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा 54, 9 हो गया, 8 और 4 12 हो गया बेटा, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 729 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर माइनस 6। अब यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, देखिए माइनस 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर माइनस 6 और 18 का 27 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 18 7 जा 126, 18 7 जा बेटा 126, रिमाइंडर 12, 18 2 जा 36 और 36 में 12 ऐड करोगे तो बनेगा बेटा 48। 10 टू द पावर माइनस 6 बेटे हर जगह कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालोगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 निकलेगा बाहर और अंडर रूट के अंदर बनेगा 324 प्लस 729, 9 प्लस 4 हो गया बेटा 13, 2 प्लस 2 4 1 5 हो गया बेटा और 7 प्लस 3 हो गया 10 और माइनस में 486। रिमेनिंग कितना बनेगा भाई 1053 से 486 माइनस करना है, 13 में से 6 माइनस करोगे 7, यहाँ बना 14 में से 8 माइनस करोगे 6 और 9 में से 4 माइनस करोगे, सॉरी बेटा 8 में से 4 माइनस करोगे 4, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे भाई 5, तो ये हो गया 567 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर माइनस 3, 567 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन बेटा। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आई है चार्ज Q1 के ऊपर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। Now come to the third question. ये भी बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 चार्जेस दिए हुए हैं,
क्यू, कैपिटल क्यू दिया है, स्मॉल क्यू दिया है, फिर कैपिटल क्यू दिया है और स्मॉल क्यू दिया हुआ है बेटा। और इन चार्जेस को एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्लेस किया गया है बेटा। फोर कॉर्नर्स ऑफ a square as shown below in figure. What is the relation between कैपिटल क्यू जो चार्ज है उसका और स्मॉल क्यू जो चार्ज है उसके बीच में आपसे रिलेशन पूछा है क्वेश्चन में। दैट मीन्स आपको बताना है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन है, और उसके लिए कंडीशन क्या दी है बेटे, कि कंडीशन दी हुई है सो दैट द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो। दैट मीन्स किसी भी दो कॉर्नर पे देखिए चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। मैं मान लेता हूं कि हमारा एक स्क्वायर है ए, बी, सी और डी, जिसके कॉर्नर्स पे बेटे क्या किए गए हैं, रेस्पेक्टिवली चार्ज प्लेस किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और हमसे कहा है कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन हो कि जो वैल्यू है चार्ज क्यू के ऊपर अप्लाई होने वाली उसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई, नेट फोर्स उस चार्ज के ऊपर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू हमें रेस्पेक्टिव फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उनके डायरेक्शन पे फोकस करना है बेटा। तो एक चीज तो क्लियर है कि अभी के लिए हमारे क्वेश्चन में सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, नेचर में पॉजिटिव हैं। मैं इस ये वाला जो स्मॉल क्यू है इसको टारगेट कर रहा हूं बाकी चार्जेस की वजह से। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी ट्रिक है जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है। मैं मान ले रहा हूं कि पॉइंट ए पे जितना जो चार्ज क्यू प्लेस किया है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन F1। लाइकवाइज ये भी कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन हो गया बेटा F2। और ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू दोनों पॉजिटिव हैं, फोर्स का डायरेक्शन हो गया F3। फोर्स का डायरेक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, F3 हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, तो कुल मिला के जो हमारा फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। ये हमारे फोर्स F1 की डायरेक्शन है, ये फोर्स F2 की डायरेक्शन है और ये फोर्स F3 की डायरेक्शन है। इस पूरे क्वेश्चन की जान इसी फिगर में है, पूरे क्वेश्चन की जान इसी फिगर में है बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा है कि चार्ज क्यू पे अप्लाई होने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या करनी है, जीरो करनी है। अब जीरो कब पॉसिबल होता, जब F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता F3 के। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन में सिखाया कि F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वाकई में इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें F1 F2 का जो रिजल्टेंट है इसे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, रियलिटी में तो F3 की डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए F3 के अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो ऐसा करने पर हमारा जो नेट फोर्स है चार्ज क्यू पे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो देखिए रेस्पेक्टिवली F1 F2 और F3 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो F1 की वैल्यू जब लिखूंगा तो फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q, तो F इज इक्वल टू K Q अपॉन में मैं डिस्टेंस मान लेता हूं कि हमारा जो स्क्वायर है वो उसका साइड कितना है भाई, R है, तो ये हो गया R स्क्वायर। इसी तरीके से F2 की वैल्यू निकालूंगा बेटा, तो F2 हमारा कैपिटल Q स्मॉल q है, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस R स्क्वायर। लाइकवाइज बेटा जब F3 निकालूंगा तो F3 हमारे लिए स्मॉल q और स्मॉल q के बीच में फोर्स है, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है भाई,
हमें F1 F2 का जो रिजल्टेंट है उसे F3 के अपोजिट में ले जाना है। उसे क्या करना है भाई, F3 के अपोजिट में ले जाना है और F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है पहले वो फाइंड आउट करके देखा जाए भाई। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट, F1 और F2 का रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं कि कितना है भाई, F डैश है। कितना है भाई, F डैश है। तो F डैश की वैल्यू हमारे लिए देखो कितनी आ जाएगी, ध्यान दो। F डैश हो जाएगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस में 90 डिग्री। F1 F2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो F1 की वैल्यू कितनी आई है, F2 की वैल्यू कितनी आई है, जरा ध्यान दीजिए इस पे। F1 की वैल्यू देखिए कितनी आई है भाई, F1 की वैल्यू आपके पास आई है के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। F2 की वैल्यू भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दैट मीन्स F1 और F2 आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या है भाई, सेम है। तो F1 और F2 अगर सेम है तो इस चीज़ का भी हम फायदा उठा सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में भाई। इस चीज़ का भी हम लोग अपनी कैलकुलेशन में फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे सर, आओ देखो बेटा, F1 और F2 सेम है तो F1 स्क्वायर, F2 की जगह में भी F1 स्क्वायर और प्लस में 2F1 स्क्वायर और cos 90 की वैल्यू होगी बेटा 0। तो ये पूरी टर्मोलॉजी 0 हो गई। F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर हो गया बेटा 2F1 स्क्वायर। तो F1 स्क्वायर में से F1 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा बेटा। ये हमारी उन दोनों फोर्सेस का, दैट इज F1 और F2 का रिजल्टेंट आ गया। और इस रिजल्टेंट को हमें F3 के अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। तो बेटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे तो माइनस का साइन लगाओगे बेटा। क्या लगाओगे, माइनस का साइन। और F डैश हमारा किसके इक्वल है भाई, F1 रूट 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, F1 रूट 2 के इक्वल है, लेकिन माइनस साइन के साथ। F3 की वैल्यू बेटा देखो कितनी आई थी, F3 की वैल्यू कितनी आई थी भाई आपके पास, F3 की वैल्यू थी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। F3 की वैल्यू थी हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करो भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। और बेटा F1 की वैल्यू है हमारे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट 2। ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा के से के कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास बना क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में क्यू इंटू क्यू और मल्टीप्लाई में बेटा रूट 2। एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस में क्यू रूट 2 बचा। या फिर कह सकते हो कि कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन में रूट 2। ये हमारा रिलेशन बनता है बेटा कि चार्ज का जो वैल्यू है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये हमें निकल के आया है। आई होप समझ में आपको बात आ गई होगी। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पार्टिकल है बेटा जिसका मास m है, कैरिंग अ चार्ज माइनस q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that period of revolution of charge minus q1 about plus q2 is given by this relation. ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है Q1 और Q2 का एक रिलेशन दिया हुआ है। किसके फॉर्म में बेटा, टाइम पीरियड के फॉर्म में दिया हुआ है। किसके फॉर्म में दिया हुआ है भाई, टाइम पीरियड के फॉर्म में दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि एक चार्ज Q1 है। ध्यान दीजिए कैसा चार्ज है, नेचर में निगेटिव चार्ज है भाई। नेचर में कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, माइनस Q1 है। और मूविंग अराउंड अ चार्ज Q2, किसके अलोंग मूव कर रहा है भाई, चार्ज Q2 के अलोंग मूव कर रहा है। कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी बेटा। ये है हमारा चार्ज Q1 जो नेचर में कैसा है भाई, नेचर में निगेटिव है। चार्ज Q1 नेचर में कैसा है, निगेटिव है। और इसके अलोंग
एक सर्कुलर पाथ पे एक दूसरा चार्ज Q2 मूव कर रहा है। एक दूसरा चार्ज कौन मूव कर रहा है भाई? Q2 मूव कर रहा है। हमसे कह रहा है कि और सर्कुलर पाथ में है बेटा, हम रेडियस r के सर्कुलर पाथ में Q2 मूव कर रहा है। हमसे कह रहा है प्रूव दैट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस Q1 अबाउट Q2 इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो बेटे जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है बेटे, तो सर्कुलर पाथ में मोशन करते वक्त ऑब्जेक्ट के बीच में आपको मिलेगा एक रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब अप्लाई होगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा तो वहाँ पर एक फोर्स जो सेंट्रीपिटल मिल रहा है वो किसकी वजह से मिलेगा? दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स में जो वैल्यू मिलेगी फोर्स की, वो किसकी वजह से मिलेगी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब वैल्यू लिखोगे तो F इज टू लिखोगे बेटा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। भाई चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R की है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? R स्क्वायर हो जाएगी बेटा। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन में R। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई? mv स्क्वायर में R होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, तो जो फोर्स की वैल्यू आती है mv स्क्वायर अपॉन में R आती है। और दोनों फोर्सेस क्या होंगे नेचर में बेटा? सेम होंगे। तो mv स्क्वायर अपॉन में R आपका इक्वल हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। एक R से एक R बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू आपके पास बनेगी कि Q1 Q2 अपॉन में mR। ध्यान दीजिएगा, ये मास m यहाँ नीचे आ जाएगा और V स्क्वायर था। अगर V की वैल्यू लिखूंगा तो बेटा क्या लिखूंगा? अंडर रूट में K Q1 Q2 अपॉन में mR। हमें चाहिए बेटा टाइम पीरियड। हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, तो जो टाइम पीरियड लिखते हैं बेटे, वो हम लोग लिखते हैं t इज टू 2 पाई r अपॉन में v। ये कहीं बाहर से नहीं आता, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस अपॉन में टाइम से अगर टाइम की वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी आ जाएगा बेटा। और सर्कुलर पाथ का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है भाई? 2 पाई r। और अपॉन में वेलोसिटी कितनी है भाई? v है। तो t की वैल्यू में 2 पाई r अपॉन में v पुट करोगे तो ये बनेगा 2 पाई r अपॉन में, देखो v की वैल्यू कितनी आई है भाई? अंडर रूट k Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन में mR। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा T इज टू 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mR क्यूब अपॉन में Q1 Q2। कैसे मिल जाएगा भाई? K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू प्लेस कर दोगे बेटे, फर्दर सॉल्व करोगे आप यहाँ पहुँच पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक छोटा सा बेटा एरर कर दिया है इस वाले क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी करते करते मेरे दिमाग में आया है, यहाँ पे डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलती ये हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली डिस्टेंस बेटा हम लोग क्या लेंगे? ये हमारे लिए डिस्टेंस होगी r√2। तो जब r√2 लेंगे बेटे तो यहाँ पे बनेगा 2r स्क्वायर। r√2 कितना बनेगा? 2r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि √2r का स्क्वायर करूँगा तो बन जाएगा 2r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया बेटा आपका 2r स्क्वायर। और जब हम रिलेशन को फर्दर फॉलो करेंगे तो मल्टीप्लाई में यहाँ 2 बनेगा, 2√2। अब ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉरी फॉर मिसहैपनिंग।
और ये मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Q और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो r√2 होगी, क्योंकि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का बेटा वो r√2 होता है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा डिस्टेंस 2r² हो जाएगा, और F1 और F2 हमारा इक्वल दिया हुआ था, इसकी वजह से हमने रिलेशन आसानी से फाइंड आउट कर लिया था। और रिलेशन में हमारी जो वैल्यू आई थी, रिलेशन में जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी F'(F√2) के इक्वल। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 रहे, तो F3 की वैल्यू हमें किसके इक्वल करनी पड़ेगी बेटा? माइनस में F' की। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं बेटा, जो आपको एकेडमिक्स एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है बेटा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। जय हिंद।